राधे राधे बच्चों। आइए आपके लिए आज हम सेट नंबर 3 2025 आपके लिए लाए हैं। सेट नंबर 3 2025 MCQ प्रश्न है ना, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें दिया हुआ है ये tan थीटा बराबर 3/4। यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो हमें cos थीटा का मान बताना है। इस टाइप का एक प्रश्न तो बोर्ड में आता ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे जिसमें थीटा कोण लिया गया, तो इसको हम थीटा मान लेंगे और यहां से हम ए बी सी त्रिभुज का नाम लिख देंगे। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे सब लोग, tan थीटा होता क्या है, लंब बटे आधार। लंब हमारा 3 है और आधार इसका 4 है, तो लंब 3 और आधार हो गया 4। अब यहां से हम साइड में ही चाहे निकाल लें, इसका कर्ण निकाल लें AC, जो भुजा हमको पता नहीं है। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये हो जाएगा हमारा 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 और 16 9 हो जाएगा 25। 25 का वर्गमूल होता है 5। तो ये हमारा हो गया कर्ण। कर्ण आ गया। हमको बताना है cos थीटा का मान, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा, क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी 4/5। तो ये हुआ आपका आंसर। अब अगला प्रश्न आपका है नंबर 2, जिसमें एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या आने की प्रायिकता। पांसा वही लूडो वाला, जब हम लोग फेंकते हैं तो उसमें 6 अंक आते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 तक घटनाएं घट सकती हैं, कोई भी अंक आ सकता है, तो घटनाएं हमारी 6 घट सकती हैं, इसलिए हम लिखेंगे NS बराबर 6। और हम बताना क्या है हमको, सम आने की प्रायिकता। तो सम हमारे यहाँ कौन कौन आ सकते हैं, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, यानी 3 घटनाएं ऐसी घट सकती हैं, तो हम लिख लेंगे NI बराबर 3। ये हमारे यहाँ संभव परिणाम जो घट सकते हैं। अब इसकी प्रायिकता बतानी है, तो यानी P हमको निकालनी है इसकी प्रायिकता, तो क्या हो जाएगी NI बटे NS, यानी 3/6। कार्ड कैंसिल कर दो इसको, 3 1 कम 3 दूना 6, तो इसका आंसर आ गया 1/2। तो ये आपको ऐसा लगा है ना, बहुत शॉर्ट। अगर विषम अंकों की भी प्रायिकता पूछे तब भी वही रहेगा, क्योंकि विषम अंक भी आपके 3 नहीं होते हैं, 1 3 5, तो ये भी 3 नहीं रहेंगे, तो इसकी भी प्रायिकता 1/2 ही रहेगी। तो पांसे पर अगर पांसा फेंका जाता है तो सम अंक आने की, सम संख्या आने की और विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 ही रहेगी। अब है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बताना है माध्यक वर्ग। तो इसके लिए तो हम लोगों को सारणी बनानी पड़ेगी फिर, है ना। अब इसमें वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दी, वर्ग अंतराल दिया है, नोट कर लो, और बारंबारता वाला एक कॉलम बना लो, बारंबारता, बारंबारता। अब नोट कर लीजिए वर्ग अंतराल कितना है, 0 से 10, 10 का अंतर चल रहा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, है ना। तो ये हमारी बारंबारता जो है, ये तो F है, और इसके आगे एक हमको CF भी बनानी पड़ेगी, संचयी बारंबारता, है ना। अब देखिएगा बारंबारता इसकी क्या क्या लिखी है, 7 8 15 10 5, 7 8 15 10 5, ये रही। अब हम बारंबारता को जोड़ लेते हैं, इसके जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं, n। और संचयी बारंबारता भी बना लीजिए, पहली बारंबारता 7 और उसी में 8 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 15, 15 में 15 जोड़ दो हो जाएगा 30, 30 में 10 जोड़ दो हो जाएगा 40, 40 में 5 जोड़ दो कितना हो जाएगा 45।
अब जोड़ो जरा इसको, 8 7 15 5 20 5 25, हासिल है 2, है ना, 2 1 3 3 अब 1 4। अब हमारी जो है संचयी बारंबारता लास्ट वाली बारंबारता योग सेम है, इसका मतलब सारणी हमारी सही बनी है। अब हम m निकाल लें, यानी भाई n बटे 2वां पद, n बटे 2 मतलब 45 बटे 2, क्या आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, एक बचा दशमलव लगा लो, 10 2 पंचे 10। तो ये हमको देखना है कि ये जो हमारा पद है 22.5वां, है ना, वो किस में आएगा, इससे कम है ना, तो सबसे पहले 30 से कम है तो इसी में माना जाएगा, इसी में लगेगा, ठीक। तो इससे तो है ज्यादा, 30 से कम है तो 30 में माना जाएगा। इसके सामने जो वर्गंतराल आएगा ये हमारा माध्यक वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, माध्यक वर्ग, बराबर 20 से 30, 20 से 30, ये हो गया आपका प्रश्न, ठीक। अब आगे है सेम ऐसा ही सवाल है जिसमें बहुलक वर्ग पूछ रहा है। अब इसमें भी अगर बहुलक वर्ग बताना होता तो हम ये बताते सबसे बड़ी बारंबारता 15 है तो उसके सामने का जो वर्ग अंतराल है 20 से 30 वही बहुलक वर्ग हो जाएगा, है ना। इसमें तो सेम वही आएगा, बहुलक वर्ग भी अगर निकालें तो उतना ही आएगा, माध्यक वर्ग भी कभी कभी डिफरेंस होता है, इसलिए सेम लिखना नहीं चाहिए, समझो वही आ गया तो लिख दिया जाए, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी आप सारणी बना लीजिएगा। इसमें हम देख के आंसर बता सकते हैं, वर्ग अंतराल और बारंबारता दी है, वर्ग अंतराल और क्या दिया है, बारंबारता दी है, बारंबारता इसमें दिया है 0 से 5, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, और क्या हो जाएगा 15 से 20 और 20 से 25, 20 से 25। इसकी बारंबारताएं क्या दी हैं, 2 7 11 8 6, 2 7 11 8 6, ये हो गई इसकी बारंबारताएं। हमको बहुलक वर्ग बताना है तो हम सीधे लिख लेंगे, बहुत आसान प्रश्न होता है, बहुलक वर्ग बराबर, अब सबसे बड़ी बारंबारता हमारी कौन है, 11 है, तो इसके सामने का जो वर्ग अंतराल है 10 से 15, ये हमारा होगा बहुलक वर्ग, तो समझ में तो आ गया होगा, है ना। अब अगला प्रश्न नंबर आता है 5, 5 प्रश्न आपका है, इसमें कह रहा है कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं है ना, छांटना है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं है, प्रायिकता नहीं है, ये बताना है। अब इन विकल्पों में हमको ध्यान देना है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। अब इसमें दिया है आंसर आपका ए, एक दिया है ए पार्ट, बी -1 है, सी 1/2 है, डी 1/3 है, यानी जो हमारी प्रायिकता कभी माइनस में नहीं हो सकती, है ना, तो ये हमारा आंसर है -1, ये किसी की प्रायिकता नहीं हो सकती। प्रश्न नंबर 6, बाकी सारी प्रायिकताएं हैं, प्रायिकताओं में अंश सदैव छोटा होता है, हर सदैव बड़ा होता है।
प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, यदि 3 cot a बराबर 4, यदि 3 cot a बराबर 4, तो मान किसका बताना है? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसका मान बताना है। क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे हम क्या करते हैं, यहां से हम कॉट ए का मान निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा? कॉट ए बराबर, ये 3 बटा में चला जाएगा, कॉट ए का मान निकालेंगे तो जाएगा 4 और बटे ये 3। अब यहां से, या अगर ये कॉट ए का मान 4/3 है और अगर हम टेन का मान निकाल लें तो चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है। टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, इसी को उल्टा कर दें तो टेन का मान होता है कॉट का उल्टा होता है, तो टेन ए बराबर, ये 4/3 है तो टेन का मान 3/4 हो जाएगा। अब इसी का मान निकाल लो, लिख लो, क्योंकि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 1 माइनस और टेन का मान कितना है 3/4 और इसका वर्ग कर दें बटे 1 प्लस फिर 3/4 का वर्ग कर दें, क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 1 माइनस, और ये हो जाएगा तुम्हारा 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। फिर यही होगा नीचे 1 प्लस और 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। फिर ऊपर हम क्या करते हैं, इसमें 16 लासा ले लें तो क्या आ जाएगा, ऊपर तिरछी गुणा करें, 16 एक कम 16 और माइनस 9 उतार लें, है ना, और इसमें भी लासा ले लें 16, क्या आ जाएगा, 16 एक कम 16 और प्लस 9 उतार लें, 16 प्लस 9, ये हर समान है, 16 16 हो जाएगा कैंसिल। अब क्या आंसर आ जाएगा, 16 में से 9 घटा दो 7 और बटे में क्या आ जाएगा, 16 में 9 जोड़ दो 25, ये रहा आपका आंसर 7/25। ठीक, ये सवाल आपका अच्छा सवाल है, ए पार्ट आपका सही है। फिर 7 नंबर जो है, केवल इसमें हमको बताना है cos 60 का मान, और ये तो सब लोग जानते हो cos 60 का मान 1/2 होता है, ये रहा आपका आंसर। अब आता है अगला प्रश्न 8 नंबर। प्रश्न नंबर 8, ये प्रेजेंट हुआ, देखिए लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब साइन कास में ना चेंज करो, सीधे लिखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर। अच्छा, कॉसेक स्क्वायर चेंज कर दो तो क्या लिखोगे, 1/sin स्क्वायर, ठीक, और ये कॉसेक स्क्वायर को चेंज कर लो तो हो जाएगा 1/कॉस स्क्वायर। अब ऊपर वाला पहले उतार लो 1/sin स्क्वायर, ये आपका हो गया अंश। अंश लिख के जब गुणक निशान आप लगाओगे तो हर को उल्टा करके लिख दिया जाता है, तो ये उल्टा जब होगा तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका 1। अब इसकी गुणा जब करोगे तब क्या आ जाएगा, ऊपर कास स्क्वायर 1 की गुणा करने पर कास स्क्वायर ही रहेगा और नीचे साइन स्क्वायर की 1 से गुणा करोगे तब आ जाएगा साइन स्क्वायर, और कास स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर। बस, ये हो गया आपका आंसर। 9 नंबर प्रश्न देखिएगा, इसमें दिया है एलसीएम किसका किसका, 35 और 63 का एलसीएम दिया है, 315, 35 और 63 का एलसीएम दिया हुआ। यदि एलसीएम 35, 63, इसका एलसीएम है 1815,
निकालना है HCF इनका। चलो निकाल लेते हैं इन्हीं संख्याओं का HCF, है ना। क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे LCM। पहली संख्या 35 गुणे दूसरी संख्या 63 और बटे LCM उतार लो 315। काटो इसको जरा, 9 से ही काट दो, 9 सती 63 और 9 से इसको काट दो, 9 त्रुक 27 और बचे इसमें 4 45 हो गए, 9 बचे 45 और 35 से 35 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा 7। यही है आपका आंसर। एक सवाल आपका इसमें से अवश्य पूछा जाता है LCM HCF से संबंधित, है ना। ये हो गया। फिर उसके बाद 12 15 21 का LCM ज्ञात करना है। 12 15 और 21 का LCM बताना है। 12 15 21 का तो हम लोग छोटी कक्षाओं में जो विधि लगाते हैं उसी का प्रयोग कर लें। 12 15 और 21 पहले 2 से काट दें इसको, 2 छंग 12, 2 से 15 नहीं कटेगा, उतार लीजिएगा इसको ऐसे ही। 21 भी नहीं कटेगा, इसको उतार लीजिए। अब फिर 2 से काटिएगा इसको, 2 तिया 6, ये नहीं कटेगा, 2 से उतार लीजिए। 21 नहीं कटेगा 2 से, इसको भी उतार लीजिए। अब 3 से काटना है, 3 एक कम 3, 3 पच्चे 15, 3 सत्ते 21। फिर क्या करेंगे, अब 5 से काट देंगे इसको और 5 एक कम 7 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। फिर 7 से इसको काट देंगे, 7 एक कम 7। अब इनका LCM क्या होगा, लासा। इनकी सबकी गुणा कर लो इन भाज्य टुकड़ों की। कौन कौन आए हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 7। देखिएगा तो इसकी करिएगा गुणा, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 60 गुणे 7 गुणा कर दो तो 7 छंग 42 और एक जीरो बढ़ा दो, है ना। ये 420 जो आया है ये आपका हो गया LCM। आपका डी पार्ट सही है, ठीक। फिर 11 नंबर में क्या बताना है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको अभी आपके बोर्ड पे आ रहा है 11 नंबर प्रश्न। इसमें दिया √2 और 2 माइनस √2 का गुणनफल होगा। चलो गुणा कर लो, √2 गुणे 2 माइनस √2, इसका कहता है गुणनफल होगा। करिए गुणा जरा, तो √2 की गुणा 2 से करोगे तो जाएगा 2√2 माइनस फिर √2 के √2 से करोगे 2 आंसर आ जाएगा। तो क्या आया, ये अपरिमेय ये परिमेय है, तो परिमेय में से जब अपरिमेय घटाओगे तो सदैव अपरिमेय ही रहता है। क्या रहेगा, अपरिमेय रहेगा। इसमें छांटना है तुमको परिमेय अपरिमेय, तो पहला एक अपरिमेय संख्या है, बस यही सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। दो बिंदु दिए, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है ना। एक बिंदु दिया है 2,3 और दूसरा बिंदु दिया है 4,1। 4,1। अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी डी निकालना है। फार्मूला होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और इसी में मान रख देना है। ये आपका x1 है, ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है। इसका आंसर क्या आएगा, आप सभी लोग हमको कमेंट करके बताओगे। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आप सभी लोग कमेंट करके बताओगे। काफी सवाल पीछे लगा चुके हो। हम अगला प्रश्न बताएंगे 13 नंबर। यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले
एक वृत्त के बिंदु P पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, त्रिज्या इसकी है 5 सेंटीमीटर। ये हुआ वृत्त आपका। कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q इस प्रकार है कि OQ बराबर, अब यहां से ये आपका केंद्र है और इस पर और एक कोई बिंदु है बाहर, केंद्र से जाने वाली रेखा Q, और यहां पर कोई बिंदु है स्पर्श बिंदु, को मिला दीजिएगा। ये हमारा स्पर्श बिंदु हो गया P मान लो, ठीक, P दिया हुआ, ये त्रिज्या हो गई इसकी, कितनी दी है, त्रिज्या दी है 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारी हो गई 5 सेंटीमीटर। और वृत्त के केंद्र से उस बिंदु की दूरी जो Q है वो 12 OQ 12 सेंटीमीटर की दी है। अब हमको निकालना है PQ निकालना है, तो हम जानते हैं OP त्रिज्या है, PQ स्पर्श रेखा, त्रिज्या स्पर्श रेखा सदैव एक दूसरे पर लंब होती है ना। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया, तो ये भुजा हमारी कर्ण हो गई, तो कर्ण दी है 12 और बाकी ये लंब मान लो 5, तो ये PQ निकाल लो। तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण का वर्ग यानी 12 का वर्ग माइनस लंब का वर्ग 5, क्या हो जाएगा, 12 का वर्ग होता है 144 माइनस और 5 का वर्ग 25, घटा दीजिएगा, क्या आ जाएगा, 2.5 लिया, 14 में से 5 गए 9, और यहाँ 13 में से 2 गए 11, अंडर रूट 119 सेंटीमीटर आएगा। ये रहा आपका आंसर। 14 नंबर प्रश्न, ये आपका पार्ट सही है, बी पार्ट। अब आप 14 नंबर प्रश्न पे आ जाएंगे, इसका चित्र बना हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बढ़िया सवाल है, पूछा भी खूब जाता है। इसमें दिया हुआ है यदि डी समांतर BC, डी समांतर BC दिया हुआ है, AD 3 सेंटीमीटर, DE 4 सेंटीमीटर, AD 3 DE 4, AD हमारी 3 सेंटीमीटर है और DE हमारी 4 सेंटीमीटर दी है ना। और दिया है DB 1.5, BC ज्ञात करनी, DB 1.5 दी है सेंटीमीटर और BC ज्ञात करनी है, कामा BC बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हमको ये ध्यान देना है, हमारी DE दी है और BC ज्ञात करनी, DE हमारी छोटे त्रिभुज की भुजा है, BC हमारी बड़े त्रिभुज की भुजा है, तो उसी अनुपात में हमको लेना है एक छोटा त्रिभुज और एक बड़ा वाला। तो जब हम ये, चूंकि भुजाएं हमारी समानुपाती हैं इसलिए क्या होगा, वो समांतर हैं, ये हमारी DE और BC समांतर दी हैं, इसलिए हो जाएगा भुजाएं हमारी समानुपाती हो जाएंगी, छोटे त्रिभुज की AD बटे बड़े त्रिभुज की AB, ऐसे लिखेंगे AD बटे AB, जैसा अनुपात उधर दिया है, छोटी भुजा का दिया है 4 सेंटीमीटर, BC हमको ज्ञात करनी है ना, तो ऐसे ही AD छोटे त्रिभुज की बटा AB बड़े त्रिभुज की भुजा, उधर क्या हो जाएगा, छोटे त्रिभुज की DE और बड़े त्रिभुज की BC, ये हो गया है ना। अब इसमें तुमको ध्यान देना, मान डाल दीजिएगा इनके, 3 AD का मान है और बटे AB का पूरा मान क्या हो जाएगा, 3 तो ये हाई और 1.5 और ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4.5, 4.5 बराबर DE आपका 4 पहले से ही दिया है और बटे BC, अब इससे दशमलव हटा दीजिएगा, एक जीरो बढ़ा दो और काट सकते हैं इसको, 15 से काट दो, 15 दूना 30, 15 तिया 45, तो क्या आंसर आ जाएगा, 2/3 बराबर 4/BC,
है ना। अब इसकी हम तिरछी भी गुणा कर लें तो क्या हो जाएगा, 2 और BC की गुणा, 2BC बराबर 4 तियां 12। अब 2 से हम कैंसिल कर दें, इसको काट दें, 2 छम 12, तो BC हमारा कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। BC हमारा आ गया 6 सेंटीमीटर। ये सवाल बहुत बढ़िया सवाल है ना। तो ये आपका डी पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 15 जो अभी जस्ट इसके बाद आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 15। इंतजार खत्म हुआ, है ना। इसमें कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण दिया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें त्रिज्या दी है 6 सेंटीमीटर, कामा इसका एक कोण दिया है 60 अंश का। इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अब ये उसका फार्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको भी हल करके सब लोग हमें कमेंट में बताओगे, कई बार इसको सब लोग लगा चुके हो, है ना। अब इसको सब लोग कमेंट में बताओगे इसका आंसर क्या आएगा, है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर आपको बताते हैं। इसमें 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। 10 सेंटीमीटर भुजा है तो ए बराबर 10 सेंटीमीटर। अब इनके दो घनों को जिनकी भुजाएं 10-10 सेंटीमीटर रहेंगी, इनको मिला करके घन बनाया जाता है। ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। फिर एक और घन मिला लिया जाता है इसमें, उसकी भी भुजाएं 10 रहेंगी। तो ये ठोस जो तैयार हुआ तो क्या बन गया, ये बन गया हमारा घनाभ। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, है ना। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसमें प्राप्त ठोस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कभी कभी प्राप्त ठोस का पूछता है तो समझ जाओ घनाभ बन गया, घनाभ का लगाओ। अब इसमें पहले तो इसकी हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाल लें, इनकी विमाएं पता कर लें घनाभ की। तो क्या हो जाएगी, यल इसकी लंबाई पूरी 10 और 10 और जोड़ दो, पूरी लंबाई हो जाएगी 10 10 20 हो जाएगी। 10 + 10 बराबर 20 सेंटीमीटर। अच्छा, इसकी चौड़ाई क्या रहेगी, 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या रहेगी इसकी, वो भी 10 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला तो सब लोगों को याद ही होगा, बताओ भाई, याद है तो बताओ। 2LB + BH और HL। इसी में इनके मान रख दो 2, और LB का मतलब लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई आपकी 20 है, चौड़ाई आपकी 10 है, प्लस चौड़ाई आपकी 10 है, ऊंचाई भी आपकी 10 है। ऊंचाई आपकी 10 है और लंबाई आपकी 20 है ना। इनसे अच्छे सरल सवाल नहीं मिलेंगे। 20 दहम 200, 10 दहम 100, 20 दहम 200, ये दो लिख लीजिए गुणे। अब इनको अंदर जोड़ लीजिए, 200 200 400 100 500, 500 लिख दो। आंसर क्या हो गया, 500 दूना 1000। आगे लिख दो वर्ग सेंटीमीटर, है ना। ये हो गया इसका आंसर। अगला प्रश्न आपका आता है 17 नंबर, है ना।
ये 17 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा। इसमें द्विघात बहुपद दिया है, इसके शून्य पूछ रहा होंगे। कौन सा दिया भाई? 6x² -3 -7x, 6x² -3 -7x, है ना। इसको ये ज्यादातर देता है क्योंकि इसमें थोड़ा क्रम बदल देता है, उल्टा लिख देता है। इसको हम सही से लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे 6x², फिर माइनस के 7x, और लास्ट में -3। अचर पद सबसे लास्ट में रखा जाता है, तो इसको हमको सबके लास्ट में ले जाना है। ठीक। अब जो हमारा गुणांक दिया है x² का 6, और जो हमारा अचर पद है 3, इसकी पहले हम गुणा कर लेंगे, तो 6 तिया 18 हो जाएगा। 18 के हमको टुकड़े करना है, 7 हो जाए तो 9 दूनी 18। कौन सा टुकड़ा मिला हमको? 9 दूनी 18, है ना। अब एक बात देखो, जहां हमको माइनस का 7 लाना है, तो हम बड़े वाले टुकड़े को माइनस कर लेंगे, छोटे वाले को प्लस कर लेंगे, तो माइनस का आ जाएगा आपका। लिखो, पहले लिखो 6x², फिर ये लिख दो माइनस का 9x, फिर लिख दो प्लस का 2x, और लास्ट में उतार दो -3। अब इसमें कॉमन क्या है? देखो, 3 से दोनों कट जाएंगे, 3 से 6 भी कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, तो 3 कॉमन माना जाएगा। और x² x में तो x कॉमन है ही है। क्या बचा? 3 दूना 6, 2 और 1 x बचा, -3 तिया 9, 3 लिख दो, प्लस इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है? कुछ नहीं कॉमन नजर आ रहा है। क्या करोगे? जब कुछ ना कॉमन मिले तो 1 ले लिया जाता है, और जैसा लिखा हो वैसे उतार दिया जाता है, 2x -3। अब पुनः कॉमन क्या मिल रहा है? 2x -3। अब शेष बचा क्या, उसको अगले ब्रैकेट बंद करके लिख देंगे, 3x प्लस 1। अब इनको हम हल करेंगे, तो पहले इसको हम शून्य के बराबर दिखाएंगे, यदि 2x -3 बराबर 0। अब 2x का मान निकालो, तो -3 का क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे, तो इधर -3 है, जब ले जाएंगे उधर तो क्या हो जाएगा? प्लस का। 2x बराबर उधर हो जाएगा प्लस का 3, और x बराबर क्या हो जाएगा? 3/2। इसी प्रकार से दूसरा वाला पार्ट हल कर लो। यदि 3x प्लस 1 बराबर 0, अब हम 3x का मान जब निकालेंगे तो +1 का पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा -1, और x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा -1, और ये बट्टे में आ जाएगा 3। तो हमारे दो शून्य का है, कौन कौन? एक तो हमारा 3/2 आया, दूसरा हमारा आया -1/3। ये रहा आपका आंसर, है ना। अब इसमें ढूंढ लीजिए कौन सा विकल्प सही है, दो शून्य जहां मिले, 3/2 और कामा -1/3, यानी बी पार्ट आपका सही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर आपका 17। 17 तो हो ही गया है। अब आता है 18 नंबर, जो इसके तुरंत बाद आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। ये देखिएगा 18 नंबर प्रश्न। एक समीकरण दिया है 4x 4/3x प्लस 2y बराबर 8 प्लस 2y बराबर 8। दूसरा समीकरण दिया 2x प्लस 3y बराबर 12। 2x प्लस 3y बराबर 12। ये हमको क्या बताना है? कि हलों की संख्या होगी, केवल एक होगी। अब देखो यहां अद्वितीय नहीं कहा है, केवल एक कहा है। अद्वितीय का मतलब ही केवल एक होता है, कभी कभी अद्वितीय देता है ना। तो यहां बताया केवल एक, अनंत, दो, कोई नहीं। अब कैसे पता चलेगा? चलो इसके लिए हमको क्या करना है, a1/a2 पहले निकाल लेना है। a1/a2 का मान निकाल लेना है। क्या आएगा? a1 आपका है 4/3, ये लिख लो, बटे a2 2 है। आप क्या करेंगे? 4/3 अंश है आपका, उतार लीजिए, फिर जब गुणा का निशान लगाओगे तो 2 को उल्टा करके लिख देंगे, 2 के नीचे कुछ नहीं बटा में 1 मान लेंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2। कैंसिल कर दो, 2 से 2 दूना 4, तो आपका मान क्या आ गया? 2/3, है ना। अब हम निकाल लेंगे b1/b2, b1/b2। आप देखिए b1/b2 यानी 2/3, ये तो दोनों बराबर बराबर आ गए। आप फिर अगला निकाल लो c1/c2, वो क्या आएगा जरा देखो, c1/c2
यानी 8/12। फिर काटो, 4 दूनी 8, 4 तियां 12। इसका मान क्या आ गया? 2/3। यानी सब तीनों अनुपात बराबर आए। तो लिखना है हमको, चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर C1/C2। अब जब ये शर्त हमारी आती, तीनों बराबर आते हैं, तो हल माने जाते हैं अनेक, यानी अनंत। कितने हल होंगे? अनंत हल। ये आपका कौन सा पार्ट सही आया? बी पार्ट आपका सही है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर, अगला जो स्क्रीन पे आएगा आपके, वो आएगा 19 नंबर का। ये आपका रहा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इसमें द्विघात समीकरण दिया है 3x² माइनस 4√3x, 3x² माइनस 4√3x और +4 बराबर 0। अब हमें इसका विविक्तकर निकालना है। क्या आएगा विविक्तकर? विविक्त कर, इसको हम लोग d से लिखते हैं। क्या होगा? b² माइनस 4ac। इसे मान रख दो। b का मान हमारा क्या, देखो ये a है, ये b है, ये c है। तो x² गुणांक को a कहा जाता है और x के गुणांक को b कहा जाता है। b है कितना हमारा? माइनस का 4√3 और लिख के इसका वर्ग कर दो। -4 गुणे a का मान डाल दो 3, फिर गुणे c का मान डाल दो 4। अब क्या आ जाएगा? देखो 4 का वर्ग 16 और √3 का वर्ग 3 ही होता है। रूट वाली संख्या जब वर्ग करोगे तो केवल रूट हट जाता है बस। तो क्या होगा? 4 का वर्ग 16, √3 का 3, तो 16 तियां 48 हो गया। माइनस, अब इधर 4 तियां 12, 12 चौक 48। क्या आ गया? विविक्तकर हमारा शून्य आ गया। इसका मतलब मूल हमारे कैसे हैं? वास्तविक एवं समान है। हालांकि इसमें नहीं दिया, ये 0 आ रहा है। यही विकल्प आपका सही है। कभी कभी आता है मूल वास्तविक एवं समान है, मूल वास्तविक नहीं है ना, अमूल वास्तविक है, या इनमें से कोई नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, इसमें दिया हुआ है, मान दिया है 0, तो आपका सी पार्ट सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लास्ट वाला 20 नंबर। इसमें श्रेणी दी है AP A.P. 3, 3 + √2, 3 + 2√2, फिर 3 + 3√2, फिर डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही आगे हमारी श्रेणी बन जाएगी। का सार्वांतर होगा। अच्छा, निकाल लो। सार्वअंतर क्या है? इसका सार्वअंतर, इसको भी डी से लिखा जाता है। दूसरे पद से पहला पद घटा दीजिएगा, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। क्या आ जाएगा? दूसरा पद आपका है 3 + √2 और इसमें से घटा दो पहला पद 3, ये -3 + 3 हो गए कैंसिल। तो आपका आंसर क्या आ गया? √2। बस। कौन सा विकल्प सही है आपका? डी पार्ट आपका सही है ना। धन्यवाद। ये सेट आपका समाप्त हुआ। अगले सेट में मिलेंगे।